इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज नासिक में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ऑक्सीजन लीक होने के कारण 24 लोगों की मौत हो गई और मैं तो कहूंगा ये मौत नहीं, हत्या है। जानलेवा लापरवाही का नतीजा है। इन 24 लोगों को कोरोना ने नहीं, हमारे सिस्टम की लापरवाही ने मार डाला। आज सुबह नासिक के हॉस्पिटल की जो तस्वीरें देखी थी वो बार बार आंखों के सामने आती है, भूलना मुश्किल है। ये सोचकर रूह कांप जाती है उन मरीजों पर क्या बीती होगी, उनके रिश्तेदारों का क्या हाल हुआ होगा जो 1 मिनट पहले तक बीमार से बात कर रहे थे, घर वापस ले जाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी, मरीज तड़पने लगा। रिलेटिव्स क्या करते, परिवार वाले क्या करते? इधर उधर भागे, डॉक्टर्स के पास गए, नर्सेस के पास पहुंचे, लेकिन ऑक्सीजन तो थी नहीं, मिलना बंद हो गई थी। ये तड़पने की तस्वीरें जब मैंने देखी, जब वार्ड में डॉक्टर और नर्सेस मरीजों को सीपीआर देकर उनकी जान बचाने की कोशिश करते दिखाई दिए, मरीजों के परिवार वाले बिलख बिलख कर रोते दिखाई दिए, तो लगा ये बहुत जुल्म हुआ। देखते देखते काफी हद तक जो मरीज रिकवर हो चुके थे वो भी मौत के मुंह में समा गए। ऐसी तस्वीरें हैं जो विचलित करने वाली है। इतनी भयानक, इतनी दर्दनाक कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। सोचिए, 150 बेड के हॉस्पिटल में 157 मरीज थे, डॉक्टर्स भी थे, नर्सेस भी थी, दवाएं थी, वेंटिलेटर थे, ऑक्सीजन थी, सब कुछ था। इसके बाद भी 24 लोग तड़प तड़प कर मर गए। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि सिस्टम में जिम्मेदारी की कमी थी। उद्धव ठाकरे की सरकार, उनके मंत्री, उनके अफसर, सब के सब कई दिन से ऑक्सीजन की कमी का रोना रो रहे थे, लेकिन यहां तो ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी नहीं थी। नासिक में जो हुआ उसे कौन रोकेगा, उसे कौन ठीक करेगा? क्या यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है, महाराष्ट्र के अफसरों की नहीं है? जब ऑक्सीजन के लिए मरीज तड़प रहे थे, टैंकर से, ट्रेन से, जैसे संभव हो रहा है ऑक्सीजन हॉस्पिटल तक पहुंचाई जा रही है, तो उस ऑक्सीजन की बर्बादी क्यों हुई? यह सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है? सब कह रहे हैं कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन बेशर्मी की बात यह है कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी राज्य सरकार के मंत्रियों ने इसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दी। इसमें भी सियासी एंगल खोज लिया। नासिक के अफसरों की, महाराष्ट्र के मंत्रियों की बात मैं आपको सुनवाऊंगा तो आपका खून खौल जाएगा। आप भी कहेंगे 24 लोगों की मौत के बाद क्या कोई इस तरह की बातें कर सकता है? मुझे 24 लोगों की मौत पर दुख है, लेकिन इस दुख के साथ साथ सिस्टम पर, सरकारी लापरवाही पर गुस्सा भी है। नासिक के डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के टैंक का सर्किट टूट गया, प्रेशर डाउन हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती 24 मरीजों को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई और दिन में करीब 12 बजे जब टैंकर से ऑक्सीजन टैंक को रिफिल करने की तैयारी हो रही थी, ऑक्सीजन टैंक से लीकेज शुरू हो गई। चारों तरफ तेजी से कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन गैस का गुबार उठने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आया। असर यह हुआ कि वार्ड में जो मरीज ऑक्सीजन के सहारे जिंदा थे, उनकी सांसें अटकने लगी, क्योंकि अचानक ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त हॉस्पिटल में 131 मरीज ऑक्सीजन पर और 15 पेशेंट वेंटिलेटर पर थे। ऑक्सीजन की कमी से मरीज तड़पने लगे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब ऑक्सीजन की सप्लाई में ही प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर क्या करते?
देखते देखते 24 मरीजों की सांसें थम गई। लोग इधर उधर भागे, मदद मांगने लगे। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। सेफ्टी गियर के साथ लीक हो रहे ऑक्सीजन को रोकने की कोशिश हुई, लेकिन इस गड़बड़ी को ठीक करने में 1 घंटा लग गया। तब तक मौत अपना तांडव दिखा चुकी थी। उस वक्त तक तो डीएम और पुलिस कमिश्नर जैसे बड़े बड़े अफसर भी मौके पर पहुंच गए थे। सबसे पूछा गया कि हुआ कैसे, किसकी लापरवाही थी। डीएम साहब ने कहा अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, जबकि पुलिस कमिश्नर साहब बोले अभी हादसा हुआ है, अब पहले हालात को ठीक करना है, जो मर गए उनके अंतिम संस्कार का इंतजाम करना है। यह सब हो जाए, पुलिस का काम, जांच का काम उसके बाद शुरू होगा। इस अस्पताल में जो टाकी बिठाई गई थी, उस टाकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इन्वेंटिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वो टाकी इमीडिएटली 1-आधे घंटे के अंदर भी शुरू हो गई। वो अभी उसी टाकी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर कम हुआ उस वजह से यह हादसा हुआ है। सर अभी स्टेटस क्या है? अभी पेशेंट को ऑक्सीजन ठीक तरीके से जा रहा है। रिफिलिंग करते वक्त जो लीकेज हो गया, उसके वजह से बहुत सारे जो हमारे वेंटिलेटर पर जो हमारे पेशेंट्स थे उन लोगों का ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाने की वजह से उन लोगों की मृत्यु हो गई है। जितने भी जो परिवार के जन हैं वो लोग संतप्त है और उन लोगों में भावना काफ़ी तीव्र है। तो इसलिए वो उस संदर्भ में, क्योंकि इसके आगे की भी कार्रवाई करनी है, डेड बॉडीज़ का क्रिमेशन भी करना है और यहाँ पर जो जिस तरीके से ये प्रकार हुआ है उसकी चौकसी भी करना है कि ये क्यों हुआ है, एक्चुअली में कारण नेमका क्या है, उसका एक्चुअल कारण क्या है। तो ये दोनों स्तर पर पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई। 24 लोगों की मौत हो गई, लेकिन अफसरों के चेहरे पर शिकन नहीं थी, उनकी आवाज में दर्द नहीं था। उनके लिए एक रूटीन मैटर है, एक हादसा है जो हो गया, क्या करें। लेकिन जो लोग इस सरकारी लापरवाही का शिकार हो गए, जिन लोगों की मौत हो गई, उनके परिवार वालों की बात सुनेंगे तो कलेजा फट जाएगा। बेटी कह रही है उसकी मां को मार डालो, उसकी मां आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गई। वो किससे इंसाफ मांगे। एक शख्स ने बताया कि उसने तो खुद ऑक्सीजन के 4 सिलेंडर्स का इंतजाम किया था, मरीज रिकवर हो गया था, घर वापस जाने की बात हो रही थी। अचानक सांसें उखड़ी, कुछ कर पाते सोच पाते उससे पहले सांसें थम गई। जिस व्यक्ति को परिवार वाले घर ले जाने की तैयारी कर रहे थे, अब उसकी लाश को सरकारी लोग पीपी किट पहनकर शमशान में ले जाने का इंतजाम कर रहे हैं। मम्मी मर गई। क्या हो गया था? कब मेरी माँ को इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दिया, तड़प तड़प के मर गई। कब लाए थे उनको? उनको 5 दिन हो गया और रिकवर हो गई थी। अभी ऑक्सीजन नहीं था तो मर गई, तड़प तड़प के मर गई। तड़प रही थी वो। क्या घटना हुई? ऑक्सीजन नहीं था उसको, सांस लेने में तकलीफ हुई, मर गई। कितने पेशेंट थे वो? सब मर गए जितने थे वहाँ। हमारा पेशेंट ऐसा था, एकदम क्लियर था सर, लेकिन जब ऑक्सीजन खत्म होने के बाद में बातचीत कर रहे थे हमारे सामने, हमने 4 बाटला लाए हुए थे। 4 बाटला देने के बावजूद भी लेकिन आजू बाजू का माहौल देख के वो पेशेंट की इतनी घबराहट हो गई कि उसने दम तोड़ दिया। 3 बाटला हमने प्राइवेट लेके आया हूँ सर। यहाँ पे सुबह से ऑक्सीजन नहीं था इधर। क्या लगता है घटने में कितने लोगों की मौत हुई? इतने घटने में तो देखो हमारे वार्ड में 10-12 चला गए वहाँ पे, तो अभी इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो कितना गए इसका कोई मालूम नहीं है। अब इसमें तो कोई शक नहीं कि ऑक्सीजन की तो कोई कमी नहीं थी। हॉस्पिटल में पहले से भी ऑक्सीजन की सप्लाई थी और ऑक्सीजन आ गई थी, लेकिन एक छोटी सी गलती ने 24 लोगों की जान ले ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, होम मिनिस्टर अमित शाह ने, सबने दुख जताया। महाराष्ट्र सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे ने 24 लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। जांच भी होगी, रिपोर्ट भी आएगी, किसी छोटे मोटे कर्मचारी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। लेकिन इससे होगा क्या? क्या गारंटी है कि अगली बार ऐसी लापरवाही नहीं होगी? यह ऐसा कैसे हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, गड़बड़ी कहां हुई, इस सब की डिटेल्स मेरे पास में है। लेकिन पहले मैं आपको महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर की बात सुनाना चाहता हूं। राजेश टोपे कह रहे हैं आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए इंक्वायरी की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
कोई हालत में ऑक्सीजन ये बहुत ही प्रेशियस आज के दिन में एक एलिमेंट है जिसकी आज ज़रूरत है और जिसके ऊपर पूरी लोगों की जान निर्भर करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई हालत में इस तरह के घटना लीकेजेस वाले या ये न घटे, इसका भी SOP कुछ तैयार करना ज़रूरी है। ऐसी घटना बिल्कुल न होना चाहिए, कोई हालत में लीकेज वॉल्स के नहीं होना चाहिए और ये न होने के यानी ये इस तरह की घटना न हो, इसलिए जो भी हमारे को रूल्स बनाना पड़ेगा हम ज़रूर बनाएंगे। हादसा होने के बाद 24 की जान जाने के बाद मंत्री जी अब रूल बनवाएंगे, जांच करवाएंगे, लेकिन इंडिया टीवी ने इसकी जांच कर ली है। हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने मौके पर जाकर सारी हकीकत का पता लगा लिया है। असल में जब लीकेज शुरू हुआ उस वक्त हॉस्पिटल में कोई टेक्निकल टीम मौजूद नहीं थी, क्योंकि ट्रेंड लोग नहीं थे, इसलिए जो लोग वहां मौजूद थे वो घबरा गए और जल्दबाजी में लीकेज रोकने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई ही बंद कर दी गई। इससे प्रेशर कम हुआ और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। असल में हॉस्पिटल ने ऑक्सीजन टैंक के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी को दे रखी है। कंपनी का कोई कर्मचारी हॉस्पिटल में मौजूद नहीं रहता। हॉस्पिटल के कर्मचारी ही कंपनी को फोन पर ऑक्सीजन टैंक के पैरामीटर्स बता देते हैं। आज सबसे पहले एक फार्मासिस्ट ने ऑक्सीजन टैंक से लिक्विड गैस का लीकेज देखा। उसने तुरंत हॉस्पिटल के अफसरों को बुलाया, उनको बताया। जब तक कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही पाइप फटा और चारों तरफ लिक्विड ऑक्सीजन फैल गई। लीकेज को रोकने के लिए वहां मौजूद लोगों ने वेपोराइजिंग पाइप को बंद कर दिया। इसके कारण हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। मैं आपको उस शख्स की बात सुनवाता हूं जो मौके पर मौजूद था, जिसने इस लीकेज को सबसे पहले देखा। ये क्रैक पहले से किसी ने नोटिस नहीं किया या उसी वक्त वो क्रैक हुआ? इसके बारे में क्या कुछ जांच हुई है, कुछ पता चल पाया है? नहीं, उसी वक्त मतलब हम डेली सुपरवाइज करते हैं उसको, तो हमारा यहाँ से रिपोर्टिंग होता है कंपनी वालों के साथ में। हम उसको डेली कितना उसमें टैंक में अभी लिक्विड कितना है, क्या है, ये देखने के लिए हमारा फार्मासिस्ट गया था। तो उसको थोड़ा थोड़ा ड्रॉप निकल रहा था लिक्विड का, वो दिखाई दिया। कब कितना बजा था? 12 बजा था। कितने बजे गया था? 12 सवा 12। आपको दिखा था कि क्रैक है उसमें? हाँ। ये उसके बाद फिर ऑक्सीजन फिलिंग होने लगी उसमें? नहीं, उसने रोक दिया, फिलिंग चालू नहीं किया। फिर उसने जब इन्होंने 12 बजे देख लिया कि क्रैक है, उसमें से लीकेज हो रहा है, तो तुरंत कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हुई उसे बंद करने के लिए? ऐसा उसको कंपनी का हमारे पास कोई नहीं है, हम फार्मासिस्ट लोग हैं और हम सिर्फ सुपरविजन। आपने सुपरविजन किया, हॉस्पिटल को बताया होगा? हाँ, बताया ना। किसको बताया आपने? हमारे इंचार्ज सर को बताया। इंचार्ज सर ने फिर उसके आगे क्या किया? उन्होंने जो इधर प्राइवेट वाले हैं मेंटेनेंस का काम, जिनके पास ये ऑक्सीजन का प्लांट्स है, तो उनके लोगों को बुलाया। उन्होंने वो फैब्रिकेशन करके वो पॉइंट को प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। ये वही टैंक है जिससे 12:30 बजे दोपहर में ये ऑक्सीजन जो है वो लीक हुआ है। बताया जा रहा है कि जो टैंक इसमें ऑक्सीजन भरने आया था उसका कोई रोल नहीं है। इसमें जो ऑक्सीजन मौजूद था, 25% ऑक्सीजन जो है इसमें मौजूद था और वहाँ से ही वही ऑक्सीजन जो है वो लीक हुआ है। फार्मासिस्ट बता रहे हैं कि ये इंस्पेक्शन के लिए आते हैं और तभी इन्होंने नोटिस किया कि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से लीक कर रहा है। ये वो यहाँ से लीक, हाँ, यहाँ से ड्रॉप हो रहा था। फिर वो जैसे इन्होंने सुपरविजन के लिए वीडियो निकालना चालू किया कि कंपनी को हम इन्फॉर्म करने वाले थे कि यहाँ से लीक हो रहा है ऐसा, तो उसी दरमियान वो ज़्यादा बस्ट हो गए, मोटा झाला ना थे, बड़ा हो गया छेद और उसके वजह से लिक्विड फेंकने का चालू हो गया। फिर सब धुआं होने के बाद हमारे जो एम्प्लॉई है उन्होंने ऐसा इधर से आके ये वॉल बंद कर दिया। तो इधर कितना मिनट लगा होगा वॉल बंद करने में और कितना ऑक्सीजन निकल गया? उसके बाद क्या मापा गया? 20 मिनट लगे सर, क्योंकि पूरा धुआं हो गया था। इसका लिक्विड जो रहता है वो पूरा फैल गया था, इधर पूरा फॉग हो गया था इधर, इसके वजह से। उसमें कितना ऑक्सीजन बर्बाद हो गया? बर्बाद तो अभी का वो नहीं देख पाए ना सर, क्योंकि पूरा ये हो गया था इधर। लेकिन ये उस वक्त जो ऑक्सीजन कम हुआ तो प्रेशर कम हुआ, इसलिए वजह से जो वेंटिलेटर पर पेशेंट होंगे उनको ऑक्सीजन जाना बंद हुआ, यही होगा? ये नहीं है सर, प्रेशर कम हुआ ऐसा नहीं है। अगर लिक्विड लीकेज कर रहा है तो उसको सेंट्रल पाइपलाइन बंद करना पड़ता है।
तो ये सेंट्रल लाइन बंद कर किए जाने के वजह से जो कुछ हुआ है अंदर वेंटिलेटर के जो पेशेंट्स थे उनका डेथ हो। मतलब ऑक्सीजन लीक हुआ, आपने बताया, उसके बाद बहुत ज़्यादा लीक होने लगा, फिर जो कुछ मिनट में आके सेंट्रल पाइपलाइन बंद करना पड़ा, उससे ऑक्सीजन का सप्लाई पूरी तरीके से रुक गया। अब ये बात तो बिल्कुल साफ है कि हादसा कैसे हुआ। पहली बात, गैस के स्टोरेज टैंक से वेपोराइजिंग चेंबर को जोड़ने वाले पाइप में लीकेज था जो अचानक फटा। मौके पर टैंक का मेंटेनेंस करने वाली कंपनी का कोई आदमी नहीं था। हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने घबराहट में सप्लाई बंद कर दी और नतीजा यह हुआ कि 24 लोगों की जान चली गई। अब इसमें जांच क्या करनी है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि राजनीति का ऐसा घिनौना रूप, जिस वक्त हादसा हुआ महाराष्ट्र के तमाम ओहदेदारों में ऐसे ऐसे लोग थे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने में लग गए। हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने कहा जिस हॉस्पिटल में हादसा हुआ वो नगर पालिका के अंडर आता है, नगर पालिका में बीजेपी का कब्जा है, नगर पालिका अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है और वैसे भी छगन भुजबल नासिक के गार्जियन मिनिस्टर हैं। कुल मिलाकर हेल्थ मिनिस्टर ने यह बताने की कोशिश की, राजेश टोपे ने यह कहने की कोशिश की, उनका इस घटना से क्या लेना देना। जो मिसहैप वहाँ पर हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और लीकेज वॉल से लीकेज हुआ और वॉल का लीकेज के वजह से प्रेशर ड्रॉप हो गया और प्रेशर ड्रॉप के वजह से कुछ ये जो इंसिडेंट हुआ है या मिसहैप हुआ है, ये कैजुअलिटीज़ हुई है। मैं वहाँ पर ये जो हॉस्पिटल है ये महानगर पालिका का हॉस्पिटल है, यानी महाराष्ट्र में जैसा कि महानगर पालिका का हॉस्पिटल अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास होता है और मुझे लगता है कि वहाँ के कमिश्नर से मेरी बात हुई और अभी स्थिति ठीक है। ये तो थे महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर। अब कांग्रेस के नेताओं को विचार भी आपको सुनवा देता हूं। सचिन सावंत मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सचिन सावंत ने तो सीधे सीधे इस घटना के लिए 24 लोगों की मौत के लिए विरोधी दल बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। सचिन सावंत ने कहा हॉस्पिटल नगर पालिका के अंडर आता है और उस पर बीजेपी का कब्जा है, इसलिए इस हादसे के लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है। राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि तुरंत वो जांच इसकी करे और जो भी जिम्मेदार है जिसकी वजह से ये हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आश्चर्य की बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार को इसमें दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। वो नासिक महानगर पालिका के कार्य क्षेत्र में वो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉस्पिटल है वो आता है और पूरी तरह से महानगर पालिका का उसके ऊपर अमल है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के शासन में अभी महानगर पालिका नासिक महानगर पालिका है। जो टैंक लीक हुआ वो अभी नया हुआ है, उसका भी टेंडर इन्होंने हाल ही में किया था भारतीय जनता पार्टी की शासित महानगर पालिका ने। दूसरी ओर जो एजेंसी को काम दिया था उसको भी निर्धारित महानगर पालिका ने किया था इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन में। तो इसको भी जिम्मेदारी ये लोग ठहराने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को। बहुत ही अफसोस की बात है, इसकी जिम्मेदारी लेना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। जरा सोचिए, लापरवाही से 24 लोगों की मौत हो गई। सरकार में जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, सरकार में जो शामिल पार्टियां हैं, उनके नेता इस तरह की बातें करें तो फिर जनता को तो चिंता होगी और जनता की उम्मीद कम हो जाएगी। इस हादसे पर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस भी बोले। उन्होंने हादसे पर दुख जताया। फडणवीस ने कहा कि सबसे पहले तो यह जरूरी है कि जो मरीज हॉस्पिटल में हैं उनकी बेहतर देखभाल, उसकी जिम्मेदारी ली जाए और उनकी जिंदगी को कोई खतरा ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए। बहुत ही भयानक इस प्रकार की घटना है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन के लीकेज से वहां पर मृत्यु हुए है, बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है। मैं मांग करना चाहता हूं कि तुरंत वहां के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए और ये जो सारी घटना है इसकी एक बहुत ही डिटेल इंक्वायरी भी की जाए, ऐसी हमारी मांग है।
अभी के समय तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके घर वालों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। ये बात सही है कि हादसा कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि जब हालात गंभीर हैं, लोग एक एक लीटर ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे हैं, उस वक्त तो हर लेवल पर सावधानी की जरूरत होती है। ऐसे वक्त में भी नासिक के हॉस्पिटल में इतनी बड़ी लापरवाही हुई। इसीलिए मैंने कहा कि 24 लोगों की मौत नहीं हुई, उनकी तो हत्या हुई है। आश्चर्य की बात तो है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर बता रहे थे कि हॉस्पिटल नगर पालिका के अंडर है, नगर पालिका अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर है, गार्जियन मिनिस्टर कोई और है। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करें? इस वक्त देश में 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। इसमें से 6,600 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स को लगातार सप्लाई की जा रही है। बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाने के आदेश दे दिए गए हैं। ऐसी हालत में ऑक्सीजन टैंक का पाइप फट जाए, लोग मर जाएं, ये कैसे हो सकता है? ऐसे हालात में हम कोरोना से जंग कैसे जीत सकते हैं? जंग जीतनी है तो राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना होगा। कल शाम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की डिस्ट्रेस कॉल दी थी और आज शाम केजरीवाल ने केंद्र सरकार को ऑक्सीजन के लिए थैंक यू कहा। दिल्ली में आज हॉस्पिटल्स की ऑक्सीजन की सप्लाई में काफी सुधार हुआ। कल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर पैनिक बटन दबाया था। उनकी सरकार के मंत्री गिनवा रहे थे कि किस किस हॉस्पिटल में कितने कितने घंटे की ऑक्सीजन बची है, कई 4 घंटे की, कई 5 घंटे की, कई 6 घंटे की। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मांग की थी। इसके बाद सारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई वॉर फुटिंग पर शुरू हुई। स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है, पूरी तरह ठीक नहीं है। इस वक्त भी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां ऑक्सीजन की कमी है। केजरीवाल ने मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए, हॉस्पिटल्स की डिमांड को देखते हुए दिल्ली के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने आज उसे भी पूरा कर दिया। अब तक दिल्ली को 378 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने दिल्ली का कोटा बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन कर दिया है। इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और होना भी यह चाहिए। यह वक्त सियासत का नहीं है, एक दूसरे का सपोर्ट करने का है, सहारा बनने का है। दिल्ली में यह हुआ इसलिए मरीजों की जान पर नहीं बनी। आज जो तस्वीरें आई वो उम्मीद जगाने वाली है। दिल्ली में अब ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस बाकायदा ऑक्सीजन टैंकर्स को अपनी सिक्योरिटी में हॉस्पिटल तक पहुंचा रही है। रास्ते में जाम न लगे, ऑक्सीजन वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच जाए, इसके लिए सारे रास्ते खाली किए जा रहे हैं। हर रुकावट को दूर किया जा रहा है। आज सुबह की बात है, 9:04 पर अलीपुर पुलिस स्टेशन को खबर मिली कि एक टैंकर जो ऑक्सीजन लेकर दिल्ली जा रहा है वो कुंडली बॉर्डर पर केएमपी फ्लाईओवर के पास फंस गया है। ये टैंकर रोहिणी के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के लिए एक्सरे ले जा रहा था। अलीपुर थाने से पीसीआर और मोटर बाइक से पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और इसके बाद इस टैंकर के लिए रोहिणी तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और पुलिस ने अपनी देखरेख में टैंकर को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। कल शाम ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली में पैनिक था। कई हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन खत्म होने के कगार पर आ गई थी। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन देर रात हॉस्पिटल से राहत वाली खबरें आने लगी। केंद्र सरकार ने दखल दिया, आसपास के राज्यों से ऑक्सीजन की सप्लाई तेज हुई और रात को ही उन हॉस्पिटल में सबसे पहले ऑक्सीजन के टैंकर पहुंचाए गए जहां ऑक्सीजन कुछ ही घंटों के लिए बाकी बची थी। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, एलएनजेपी हॉस्पिटल, सब जगह रात में ही ऑक्सीजन की सप्लाई जेपी हॉस्पिटल सब जगह रात में ही ऑक्सीजन की सप्लाई हुई। कल रात 10:19 पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट किया था कि जीटीबी हॉस्पिटल में 500 मरीज ऐसे हैं जो ऑक्सीजन पर हैं। तब वहां सिर्फ 4 घंटे की ऑक्सीजन थी।
और करीब 3.5 घंटे के बाद 2 बजे से पहले ऑक्सीजन का टैंकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मोदी नगर से जीटीबी हॉस्पिटल पहुंच चुका था। कितने बजे पहुंचे रात में? 2-2:30 बजे पहुंचा था। ऑक्सीजन जीटीबी अस्पताल में देने में कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा उनके वॉल्स में भरने में? तीनों टैंकों में भरने में करीब 2-2.5 घंटे लगे मुझे। 2 घंटे। 2 घंटे। तो अभी ये पहला टैंकर है जो आया है? टैंकर तो रोजाना आ रहे हैं। सप्लाई इतनी है कि टैंकर रोजाना अवेलेबल कराना पड़ रहा है। खपत ज्यादा है मरीजों के साथ। तो अभी दूसरा टैंकर आने वाला है? घंटे 2 घंटे में दूसरा टैंकर आ जाए। ये टैंकर का ड्राइवर इस वक्त लोगों को नई जिंदगी दे रहा है। ये सब ड्राइवर्स कोरोना वॉरियर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं। इन जैसे लोग के बिना यह लड़ाई जितना आसान नहीं है। जीटीबी हॉस्पिटल की तरह बाकी हॉस्पिटल्स में भी ऑक्सीजन वाला अलार्म कल रात भर बजता रहा। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने बताया कि दिल्ली के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल एलएनजेपी में कल रात 10 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। गंगाराम हॉस्पिटल में भी यही हाल था। पैनिक ज्यादा था। डॉक्टर समेत पूरा स्टाफ परेशान था। ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी। वहां भी कुछ ही घंटे की सप्लाई बची थी। गंगाराम हॉस्पिटल में आधी रात 3 बजे ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा और यह सब इसलिए हो पाया क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर कदम उठाए। अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने मिलकर इस प्रॉब्लम से निपटने का रास्ता निकाला। एलजी हाउस का कहना है कि राजधानी दिल्ली में अब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। आप इस हॉस्पिटल की बात करें, गंगाराम हॉस्पिटल की, तो यहाँ पे भी कल ऐसी स्थिति थी कि 4 से 8 घंटे तक की ऑक्सीजन की बात कह रहे थे। लेकिन आज इस हॉस्पिटल के द्वारा खुद ये जानकारी दी गई कि कल सुबह तक के लिए इनके पास ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अलग अलग हॉस्पिटल से इस तरह के मैसेज आ रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अभी से कुछ देर पहले सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल से ये जानकारी आई थी कि उनके पास सिर्फ 4 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है। लेकिन जब हमने बात की तो पता चला कि जिस कंपनी के ज़रिए लिक्विड ऑक्सीजन मिलता था इस हॉस्पिटल को, वहाँ कुछ दिक्कत आ रही थी और अब वो आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गई है, समय से पहुँच रहा है ऑक्सीजन वहाँ पे। तो इस तरह की व्यवहारिक दिक्कतें आ रही है। कई जगह पुलिस की वजह से परेशानी हो रही है, कई जगह व्यवस्थाओं की वजह से परेशानी हो रही है। लेकिन एलजी हाउस का ये कहना है कि राजधानी दिल्ली में अब किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ये व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है कि समय से पहले सभी हॉस्पिटल को जितनी भी ज़रूरत है वो ऑक्सीजन मिल जाया करेंगी। ये बात सही कि दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 28,000 से ज्यादा मरीज मिले। मरीज बढ़ने से ऑक्सीजन की डिमांड तो बढ़ी है। दिल्ली सरकार का कहना है कि उससे 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है और चूंकि दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई दूसरे राज्यों से होती है, जहां से ऑक्सीजन आती है वहां भी कोरोना की वजह से इसकी डिमांड बढ़ी हुई है। इसलिए कई बार दूसरे राज्यों में दिल्ली की तरफ आ रहे ऑक्सीजन टैंकर्स को रोक दिया गया है। आज मनीष सिसोदिया ने इल्जाम लगाया कि यूपी के मोदी नगर में दिल्ली के लिए आ रहे ऑक्सीजन के टैंकर को रोका गया। फरीदाबाद से दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी गई। ये ठीक नहीं है। राज्य सरकार का अधिकार नहीं है ऑक्सीजन पे। केंद्र सरकार बताती है कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी, कितना कोटा मिलेगा। ये हमेशा से ये होता रहा है। कोविड के दौरान ये स्थिति और गंभीर हो गई क्योंकि कोरोना के पेशेंट्स लगातार तेजी से बढ़े और दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली के अपने पेशेंट्स बढ़े और आसपास के राज्यों से काफ़ी पेशेंट्स आके दिल्ली के अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, तो उसमें अचानक दिल्ली में बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ी है ऑक्सीजन की। हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज ऑक्सीजन सप्लाई करना केंद्र और राज्य सरकार की मिलकर जिम्मेदारी है। मैं अस्पतालों में गया हूँ, मैं खुद जाके वार्ड्स में मिला हूँ लोगों से। उसमें दिल्ली के भी लोग हैं, यूपी के लोग भी हैं, हरियाणा के लोग भी हैं, उसमें यहाँ तक कि राजस्थान उत्तराखंड से आए हुए लोग भी हैं बहुत सारे। सबको ऑक्सीजन की जरूरत है। ये बात केवल दिल्ली या दिल्ली के लोगों की नहीं है, बात देश की है। देश कोरोना से लड़ रहा है। असल में हमारे देश में कायदा यह है कि ऑक्सीजन की सप्लाई और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। कई राज्यों में ऑक्सीजन के प्रोडक्शन प्लांट हैं। केंद्र सरकार हर राज्य का कोटा तय करती है, उसके हिसाब से उस राज्य को ऑक्सीजन मिलती है। सरल शब्दों में समझे
अगर केरल में ऑक्सीजन के प्रोडक्शन का प्लांट है तो इसका मतलब यह नहीं कि उस प्लांट की सारी ऑक्सीजन पर केरल का हक है। केरल को उसके कोटे की ही ऑक्सीजन मिलेगी, बाकी ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को उनके कोटे के हिसाब से सप्लाई की जाएगी। अब सभी राज्यों में कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है, इसलिए राज्य सरकारों की कोशिश है कि पहले वो अपनी डिमांड पूरा करें। इसी चक्कर में गड़बड़ी हो रही है। हरियाणा में भी ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन फरीदाबाद से ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली को होती है। कल रात ऑक्सीजन के एक टैंकर को लेकर विवाद हुआ। हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर ने इल्जाम लगाया कि फरीदाबाद से ऑक्सीजन का एक टैंकर निकला था, उसे हरियाणा में ऑक्सीजन सप्लाई करनी थी। टैंकर दिल्ली से गुजरा तो दिल्ली सरकार ने हरियाणा के टैंकर से ऑक्सीजन लूट ली। मैंने हरियाणा के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर अधिकारियों को बिठा दिया, पुलिस को बिठा दिया कि पहले हम हरियाणा की जो सप्लाई है वो पूरी करेंगे, क्योंकि हम पर ये भी दबाव डाला जा रहा है कि हम दिल्ली को दें। अगर हमारे पास बचेगी हम देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी हरियाणा की है। और कल हमारा एक टैंकर हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेके दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली वालों ने, दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से अगर आपाधापी करेंगी सरकारें तो ये सारे अव्यवस्था फैल जाएगी। हालांकि अब मैंने आदेश जारी कर दिए कि जो भी टैंकर जाएगा वो पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जाएगा ताकि ऐसी घटना ना हो। लेकिन इस प्रकार से धक्के से किसी टैंकर से गैस निकाल लेना ये बहुत निंदनीय बात है। हालांकि मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार से इस बात की शिकायत जरूर की है कि हरियाणा सरकार राज्यों को उनके कोटे की ऑक्सीजन देने से इनकार कर रही है। इस वक्त कोरोना से जंग चल रही है, राज्यों के विवाद में उलझने से लड़ाई कमजोर होगी। अस्पतालों में जिनमें दिन में ऑक्सीजन का संकट हो गया था वो इसलिए हो गया था क्योंकि फरीदाबाद के एक प्लांट से जहां से ऑक्सीजन आनी थी वहां पर हरियाणा के एक अधिकारी ने जाके दिल्ली के लिए जाने वाले या किसी और राज्य के लिए जाने वाले ट्रक्स को रोक दिया और कहा कि केवल वहां से अब हरियाणा के लिए ऑक्सीजन निकलेगी। जब केंद्र सरकार को तय करना है कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिले तो फिर राज्य सरकारों को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे राज्यों के कोटे में दूसरे राज्यों को जाने वाली ऑक्सीजन में इस तरह से दखल करें। तो हमारा केंद्र सरकार से ये भी निवेदन है कि अगर एक बार आपने कोटा फिक्स कर दिया तो वो कोटा मिले भी वहाँ बढ़ते हुए क्राइसिस के बीच कोई राज्य उसमें दखलंदाजी ना करें आपस में, ये आपस में राज्यों की लड़ाई ना बने। लेकिन राज्यों की लड़ाई तो बन चुकी है। ऑक्सीजन की सप्लाई में दिक्कत की खबर मध्य प्रदेश से आई। शिवराज सिंह चौहान को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई हॉस्पिटल तक पहुंचे, इसके लिए शिवराज सिंह चौहान केंद्र सरकार से, रेलवे मिनिस्टर से, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन वाली कंपनियों से लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत है कि जिन राज्यों से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है उन राज्यों में टैंकर्स को रोका जा रहा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात से जो ऑक्सीजन टैंकर्स के जरिए मध्य प्रदेश आ रही थी उन टैंकर्स को कुछ जगहों पर रोका गया। हालत यह हो गई कि शिवराज सिंह चौहान को खुद इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करनी पड़ी। शिवराज ने ट्वीट करके इन घटनाओं पर अपनी नाराजगी जाहिर की। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि कोरोना की वजह से मुश्किल हालात बने हैं, ऐसे में ऑक्सीजन संजीवनी बूटी के समान है, लेकिन कुछ राज्यों के अधिकारी ऑक्सीजन के टैंकर्स को रोक रहे हैं जो गलत है और अपराध भी है। इससे समय बर्बाद होता है और मरीजों की जान को खतरा बना रहता है। शिवराज ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से दोषी अफसरों के खिलाफ एक्शन लेने की अपील भी की। यदि कोरोना को हराना है तो संक्रमण की चेन तोड़ना है, और संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए घर पर रहना है। अपने गांव में कोरोना कर्फ्यू लगा दें, घर पर ही रहेंगे। शहर में अपनी कॉलोनी या मोहल्ले में कोरोना कर्फ्यू लगा दें, 30 अप्रैल तक घर पर ही रहेंगे। ये युद्ध है जिसे बाहर निकलकर नहीं,
घर पर रहकर ही जीता जा सकता है। घर पर रहे, कोरोना हराए। शिवराज सिंह चौहान की चिंता समझी जा सकती है। मध्य प्रदेश में हालात खराब है। एक सबूत मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह की है। कल रात दमोह के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर एक ट्रक पहुंचा। जैसे ही कोरोना मरीजों के रिश्तेदारों को इसकी खबर मिली, उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लूट मचा दी। कोई सिलेंडर लेकर अपने मरीज के बेड के पास रखाया, तो कोई सिलेंडर लेकर घर चला गया। हॉस्पिटल के स्टाफ ने जब इसे रोकने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की गई। अभी 2 घंटे के भीतर पब्लिक ने, जो मरीज के रिश्तेदार भर्ती हैं, मतलब जो मरीज भर्ती उनके रिश्तेदारों एक 2 सिलेंडर उठा के अपने मरीज के सिरयाने रख रहे हैं, जो बहुत सरासर सर्वनाक स्थिति मतलब बात है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ दिन रात डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। आप सिलेंडर लेके जाओगे तो आप सिलेंडर लगा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम उनको नहीं पता कि किसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसको नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी रिश्तेदार, मरीज के रिश्तेदार 2-2, 3-3 सिलेंडर लेके जा रहे हैं। खालियों का पता नहीं चल रहा है। कुछ लोग गाड़ियों में भर के लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 2 कर्मचारी जो देखते हैं, उनके ऊपर ऐसे बाहर करते हैं, बिल्कुल मानने को तैयार हो जाते। तो मेरी आम जनता से यही अनुरोध है कि आप लोग शांति रखें और कोई सिलेंडर से छेड़ाछाड़ी नहीं करें, क्योंकि मेरे यहाँ सेंट्रल लाइन जो सप्लाई है वो आईसीयू में भी है, वहाँ भी 14 मरीज भर्ती हैं। 93 मरीज जो ऑक्सीजन सप्लाई पे है, उनको घातक हो सकता है। डॉक्टर्स की नाराजगी जायज है। अगर इस तरह से लोग ऑक्सीजन की सप्लाई पर कंट्रोल करेंगे तो जैसा नासिक में हुआ ऐसा हादसा यहां भी हो सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि प्रशासन को पता है कि ऑक्सीजन की कमी है, तो हॉस्पिटल में पुलिस को तैनात करना चाहिए। और अब दमोह के कलेक्टर कह रहे हैं कि सिलेंडर लूटने वालों की पहचान कर ली गई है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जैसे हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर का ट्रक आया तो कुछ लोगों ने कल रात को ऑक्सीजन के सिलेंडर उसमें से उठा लिए और अपने पेशेंट के पास ले जा करके रख दिए, जबकि जिला अस्पताल में लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी हुई है। कहीं भी ऐसी स्थिति अभी तक निर्मित नहीं हुई है कि जहां पर ऑक्सीजन का संकट उत्पन्न हुआ हो। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम उनके खिलाफ अपराध भी पंजीबद्ध कर रहे हैं और इसमें डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लगाने के संबंध में भी हम परीक्षण कर रहे हैं, ताकि ये स्थिति निर्मित ना हो, क्योंकि इस स्थिति से सारे मरीजों की जान खतरे में आ सकती है। अगर सारे सिलेंडर उठ के चले गए और जो सेंट्रलाइज्ड हमारी ऑक्सीजन पाइपलाइन है उसमें सिलेंडर नहीं लगे तो उससे सभी की जान खतरे में आ सकती है। सबसे अनुरोध भी है कि संयम बना के रखें, सिलेंडर और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है और जो लोग ऐसी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ हम कठोर कानूनी कार्रवाई करें। इस तरह की घटनाएं बेहद शर्मनाक हैं, लेकिन साथ ही ये घटनाएं ये भी बताती हैं कि हालत कितनी खराब है। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि मरीजों को परेशानी ना हो। राजनीति तो बाद में की जा सकती है, राज्य सरकारें अपना दबदबा बाद में बना सकती हैं। जो मरीज आईसीयू बेड पर है, जिसकी जिंदगी हर पल खतरे में है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि राज्य क्या कर रहे हैं और केंद्र को क्या करना चाहिए। उसकी पहली जरूरत है उसकी सांस चलती रहे, उसे ऑक्सीजन मिलती रहे। ऐसी सियासत, ऐसी लापरवाही इंसानों की जान से बहुत बड़ा मजाक साबित होगी। राज्यों के बीच इस तरह के खींचतान न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। राज्यों के बीच ऑक्सीजन को लेकर तकरार ना हो, टकराव ना हो, रास्तों में ऑक्सीजन के टैंकर्स को रोका ना जाए और जल्दी से जल्दी उस जगह तक ऑक्सीजन पहुंच सके जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक रास्ता निकाला है। अब सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट की मैपिंग की है। अगर कहीं से डिस्ट्रेस कॉल मिलेगी, ऑक्सीजन की मांग होगी, तो उस हॉस्पिटल के सबसे नजदीकी प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। इससे वक्त बचेगा और ऑक्सीजन जल्दी हॉस्पिटल पहुंच पाएगी। आज केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से अपील की है कि ऑक्सीजन टैंकर्स को बिना रोक टोक के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने दें। यह इंश्योर करें कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में किसी तरह की परेशानी ना हो। हमारे देश में जो प्रोडक्शन होता है वो लगभग 7,500 मेट्रिक टन है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं,
हम देश में सभी राज्यों को 6,600 मेट्रिक टन 7,500 में से एलोकेट कर रहे हैं। 30 अप्रैल तक के लिए हमने राज्यों का डिफरेंट ऑक्सीजन प्लांट्स के साथ मैपिंग भी किया है। ये एक डायनेमिक एक्सरसाइज है। समय समय पर इस तरह की शिकायतें आती हैं कि किसी राज्य में आवागमन बाधित हुआ ऑक्सीजन का, तो हम राज्य सरकारों से बात करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि वो अबाध अनहिंडर्ड मूवमेंट, अबाध जो मूवमेंट है गाड़ियों का जो ऑक्सीजन ले जाती हैं वो परमिट करें, ताकि जो लाइव्स हैं उनको बचाया जा सके, जिंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको बचाया जा सके। असल में देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। जितनी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है आज भी जरूरत उससे कम है। देश में 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, जबकि डिमांड है करीब 6,000 टन पर डे, यानी सप्लाई और डिमांड में 1,500 टन का सरप्लस है। हालांकि कुछ ऑक्सीजन इंडस्ट्रीज को भी देनी जरूरी होती है, इसमें फार्मा सेक्टर भी शामिल है। फिर भी यह क्लियर है कि देश में ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है। प्रॉब्लम है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में, टैंकर्स के जरिए, ट्रेन के जरिए, अब कई जगह तो हेलीकॉप्टर्स के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस के जामनगर प्लांट पे बनने वाली 700 टन मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन की फ्री सप्लाई शुरू कर दी है। रिलायंस की रिफाइनरी में अब तक 100 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती थी, इसे बढ़ाकर 7 गुना कर दिया गया है और यह गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के करीब 70,000 पेशेंट के काम आ रही है। टाटा ग्रुप ने लिक्विड ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 24 कंटेनर इंपोर्ट करने का ऑर्डर दिया है। ये सारी कोशिशें होगी, सब मिलकर कोशिश करेंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई इंप्रूव होगी। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि अपने प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन मिलती रहे, इसके लिए राज्य सरकारें दूसरों के टैंकर्स को रोकने का काम न करें। एक अच्छी खबर आज यह आई है कि हमारी स्वदेशी वैक्सीन कोविड के नए डबल स्ट्रेन वायरस के खिलाफ भी कारगर है। एक अच्छी खबर आपको बता दूं, ये कोवैक्सीन के बारे में है। आज आईसीएमआर ने दावा किया कि 25,800 लोगों की स्टडी के बाद यह साफ हो गया कि कोवैक्सीन कोरोना के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के खिलाफ भी जबरदस्त रूप से कारगर है। आईसीएमआर के मुताबिक कोवैक्सीन का कोरोना के यूके वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट पर भी अच्छा असर दिखा है। कोरोना के साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन के खिलाफ भी यह वैक्सीन कामयाब साबित हुई है। स्टडी के इतने बेहतर नतीजे आने से सरकार उत्साहित है। आज आईसीएमआर की तरफ से अपील की गई कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराने का यह सबसे अच्छा तरीका है। कोवैक्सीन जो बनाई गई है वो पूरा कोरोना वायरस को लेके बनाई गई है। उसकी रोक करने की जो क्षमता है वायरस की, उसको दबा के, जिसको हम कहते हैं एटेनुएटेड वायरस या किल्ड लाइव वायरस, उससे जो वैक्सीन बनती हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है कि वो जो कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन्स हैं और जो म्यूटेशंस हैं उनमें क्या होता है, ये स्पाइक प्रोटीन्स, भिन्न भिन्न स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं, वो अपनी जगह बदल लेती हैं आरएनए वायरसेस की, और उसमें यही म्यूटेशन होता है। और ये आरएनए वायरसेस का ही चरित्र होता है, अपना चरित्र बदल लेना। ये उनकी बहुत कॉमन है। जैसे फ्लू वायरस है जो कोरोना, जो बेसिकली इन्फ्लुएंजा करता है, वो भी हर साल बदल जाता है उसका चरित्र। तो इसलिए जो होल वायरस कहते हैं, होल वेरियन, उससे जो वैक्सीन्स बनती हैं वो म्यूटेशंस के अगेंस्ट भी काम करती हैं। और यही बात आईसीएमआर ने भी इसकी पुष्टि की है और भारत बायोटेक ने भी इसकी पुष्टि की है। अब सरकार की कोशिश है कि वैक्सीनेशन में जितना हो सके तेजी लाई जाए। अब तक वैक्सीन सिर्फ केंद्र सरकार को मिलती थी, अब राज्य सरकारें और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी वैक्सीन खरीद सकते हैं और ज्यादा लोगों को लगा सकेंगे। 1 मई से सीरम इंस्टीट्यूट की बनी कोविशील्ड वैक्सीन आप प्राइवेट हॉस्पिटल से खरीद कर लगवा सकेंगे। तय यह हुआ है कि कंपनी 50% वैक्सीन की डोज केंद्र सरकार को देगी, जबकि बाकी 50% कोविशील्ड राज्य सरकारों और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दी जाएंगे।
राज्यों को यह वैक्सीन 400 रुपए में मिलेगी, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल को वैक्सीन एक डोज 600 रुपए में मिलेगी। 3 मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो 50% जो उनका मंथली डोजेज है वो भारत सरकार को उपलब्ध कराएंगे, और जो रिमेनिंग 50% है वो उसको भारत सरकार के अलावा अन्य चैनल्स में उपलब्ध करा सकेंगे। तो अब केवल 2 व्यवस्थाएं रहेंगी। भारत सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए वैक्सीन के आधार पर संचालित वैक्सीनेशन सेंटर निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। अस्पतालों को वैक्सीन मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में जो हैं, या राज्य सरकारों को वैक्सीन मिलेगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि वैक्सीन खुले बाजार में किसी केमिस्ट या फार्मासिस्ट की दुकान पर उपलब्ध हो जाएगी। एक और अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों ने ऐलान किया कि वो अपने यहां सभी लोगों को वैक्सीन मुफ्त में देंगे। फिलहाल हमारे देश में 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अफवाहें फैलती है, खबरें आती हैं कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी कोरोना हो रहा है, तो वैक्सीन लेने की क्या जरूरत। इसका जवाब आज सरकार की तरफ से दिया गया है। देश के 87% हेल्थ केयर वर्कर्स को पहली डोज मिल चुकी है और 80% दूसरी डोज ले चुके हैं। हर 10,000 लोगों में सिर्फ 2 से 4 लोग डोज लेने के बाद पॉजिटिव हुए। For Covaxin, where 1.1 crore total vaccination doses have been used, 93 lakhs have received the first dose and 4,208 people got reinfection. That is only 0.04%, which is 4 per 10,000. Once they received the second dose, that is 17,37,000, then it was only 695 who were positive after the second dose, which is again 4 per 10,000. For Covishield, 11.6 crore doses approximately have been given, and 10 crore received the first dose, and 17,000, that is only 2 per 10,000 got reinfection or got infected again or breakthrough infection, and 1.5 crore second dose has been given and only 5,000. So this is a very, very, very small number. 2 to 4 per 10,000 breakthrough infections have occurred after vaccination. ये जवाब उन लोगों के लिए है जो पूछते हैं कि जब वैक्सीन लगवा ली तो उसके बाद किसी को कोरोना का इन्फेक्शन कैसे हो सकता है। अब जिन 10,000 लोगों में से 4 को यह असर हुआ, ये भी वो लोग हैं जो हेल्थ वर्कर्स से, जो कोरोना के पेशेंट के बीच रहते हैं बहुत करीब से, तो इसलिए ये फिगर्स बहुत कम है। और इसीलिए आईसीएमआर ने फिगर्स देकर आज ये समझाया, जिन लोगों ने वैक्सीन की डोज ली है उनमें से बहुत कम लोगों को इन्फेक्शन दोबारा से होता है, और जिन लोगों को इन्फेक्शन होता है वो ज्यादा दिनों तक वायरस का शिकार नहीं रहते, जल्दी ठीक हो जाते हैं। कई ऐसे पेशेंट भी मिले हैं जो कोमॉर्बिड है, डायबिटीज है या किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी है और दूसरी तरह की तकलीफ है। ऐसे लोगों के लिए भी कोरोना का वायरस घातक साबित नहीं हुआ, क्योंकि वैक्सीन ने उनकी इम्यूनिटी बढ़ा दी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दी, लड़ने की ताकत बढ़ा दी। इसीलिए वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। यह आपको कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करेगा। सब लोगों को वैक्सीन मिल सके, इसके लिए वॉर फुटिंग पर काम हो रहा है। आज यह भी पता चला कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के अलावा अब एक और कंपनी को वैक्सीन बनाने की इजाजत मिल सकती है। बायोलॉजिकल ई नाम की यह कंपनी हर महीने 7 करोड़ वैक्सीन बना पाएगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।